नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर झोटवाड़ा जयपुर में। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बेसिकली एओ और डब्ल्यूओ के जो एस्पिरेंट्स है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग रहने वाला है। आरपीएससी ने अभी तक जितने भी पेपर कराए हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के, उन सभी पेपर्स में जो एग्रीकल्चर जो सेगमेंट है, एग्रीकल्चर में जितने भी जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के अपन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है। आज अपन बात करेंगे एक सब्जेक्ट की, ठीक है। ऐसे अपन एक एक करके जितने भी सब्जेक्ट्स आपके एओडब्ल्यू में आते हैं उन सभी का अपन प्रीवियस ईयर के जो आंसर जो क्वेश्चन पेपर उनके आंसर विद एक्सप्लेनेशन अपन देखने वाले हैं। जिससे क्या होगा कि जो भी प्रिपरेशन कर रहा है एओडब्ल्यू की उनको एक आइडिया लग जाएगा कि आरपीएससी है जो कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछते हैं और कौन सा टॉपिक उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फोकस उस पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज अपन जो पहला अपना जो वीडियो रहने वाला है तो वो आपका रहेगा जीपीबी का। तो वेद सर आपको जीपीबी के जो जितने भी एओडब्ल्यू को जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका आंसर करवाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी आपको वेद सर बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे कैसे करके अपन जितने भी सब्जेक्ट्स आपके एओडब्ल्यू में आते हैं वो सब अपन कवर करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो अब आपको वेद सर आपको जीपीबी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको सोल्व कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपन पीपीटी निकाल देते हैं सर को, ठीक है। तो सर आपको आंसर बताएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करवाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में लास्ट तक एंड तक बने रहना, क्योंकि देखो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको एक आइडिया तो होना चाहिए कि भाई जो पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका पैटर्न क्या रहता है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। देखो आपने थ्योरी तो अगर पढ़ ली होगी लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव सोल्व नहीं करोगे या प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उनको आप नहीं देखोगे तो आपको एक आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है, कि कहाँ से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक अपने को ज्यादा पढ़ना है। वो सब प्रीवियस ईयर के जो आप पेपर देखोगे क्वेश्चन देखोगे वहां से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अपन एक बार स्टार्ट करते हैं पीपीटी से। देखो ये जितने भी क्वेश्चन सर बताएंगे आपको वो सब प्रीवियस ईयर के एओ डब्ल्यू के पेपर से लिए हुए हैं, ठीक। तो ठीक सर आप स्टार्ट करिए। जी सर। सबसे पहले तो मैं जितने भी ए और डब्ल्यू के एस्पिरेंट्स हैं या फिर जितने भी मेरे कृषि साथी हैं उन सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं और उन सभी साथियों को दिवाली की अग्रिम हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम उस सेगमेंट पर आते हैं जो कि अपेक्स स्टडीज ने लेकर आ रहा है और एक यूनिक सेगमेंट है और वो सेगमेंट है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन, और उनका सॉल्यूशन भी हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। देखो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि देखो हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि अब जो पेपर आएगा वो किस टाइप से आएगा या कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट होंगे। इस चीज का हमें आइडिया नहीं लगा सकते कि भाई कौन सा क्वेश्चन इस बार जो पेपर है उसमें आने वाला है। लेकिन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये होती है कि हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देख के एक हल्का सा अनुमान लगा सकते हैं, एक आइडिया रख सकते हैं कि भाई यहां से इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर एक लेवल देख सकते हैं पेपर का कि भाई इस लेवल से इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला, म्यूटाजन दैट इज नॉट एल्कलाइटिंग एजेंट इज। देखो सबसे पहली बात करूं मैं इसमें, तो देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है भैया ना, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। और पहली बात यहां क्या पूछा है, नॉट एल्कलाइटिंग एजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखो म्यूटाजन क्या होता है। म्यूटेशन क्या होता है भाई, कोई भी ऐसा एजेंट जो म्यूटेशन को क्या करे भाई, कॉज करे, उसको क्या बोलते हैं अपने, म्यूटाजन। और म्यूटाजन बेसिकली अपने दो टाइप से देखे अपने म्यूटेशन में, एक तो केमिकल म्यूटाजन और दूसरा देखा था भाई अपने फिजिकल म्यूटाजन, ठीक है। तो भाई एल्कलाइटिंग एजेंट है तो एक केमिकल म्यूटाजन का क्या है भाई, पार्ट है। जो केमिकल म्यूटाजन है भाई उसको तीन भागों में डिवाइड कर रखा था। कौन कौन सा, पहले बात करूं मैं एल्कलाइटिंग एजेंट, दूसरा बात करूं भाई मैं बेस एनालॉगस, और तीसरा बात करता हूं मैं भाई एक्रिडिन डाइज। ये तीन सेगमेंट है, इन तीन सेगमेंटों में जो केमिकल म्यूटेशन है उसको भाई डिवाइड कर रखा। तो सबसे पहले जो अपना आता है भाई एल्कलाइटिंग एजेंट, उसमें ध्यान रखना भाई ये तीनों के तीनों उसके एग्जांपल है एल्कलाइटिंग एजेंट के। कौन कौन से, ईएमएस इथाइल मीथेन सल्फोनेट, उसके बाद दूसरा एमएमएस, ये हो जाएगा भाई मिथाइल मीथेन सल्फोनेट। तीसरा बात करूं भाई मैं ईईएस, इसका मतलब हो जाएगा भाई इथाइल इथेन सल्फोनेट, ठीक है। और ये लास्ट का बच गया भाई आपके एच ए, ना तो ये एल्कलाइटिंग एजेंट है
ना ही ये बेस एनालॉगस में आता है और ना ही ये एक्रिडिन डाइज में आता है। तो जो अदर केमिकल एजेंट्स हैं उनके अंदर ये HA का एग्जांपल आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाई आपके पास HA। HA है वो एक एल्कलाइटिंग म्यूटाजन एजेंट है, नहीं है। क्लियर बात है भाई, आगे चले। देखो देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपने पास, डबल हेलिकल डीएनए दैट हैव 12 बेस पेयर पर टर्न। ठीक है भाई, कौन सा डबल हेलिकल डीएनए है जिसके एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं भाई, 12 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात बताता हूं आपको बी फॉर्म की। बी फॉर्म की हो जाएगी भाई अपने, जो मोस्ट कॉमनली जो अपने डीएनए है, ठीक है, जो अपने चलता है जिसको बोलते हैं अपने भाई राइट हैंडेड डीएनए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई अपने बी फॉर्म। और ठीक है, इसके बेस पेयर की बात करें तो भाई इसमें कितने बेस पेयर होते हैं भाई अपने, 10 बेस पेयर। कितने बेस पेयर होंगे भाई इसमें, 10 बेस पेयर। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं मैं इसके आंसर की, देखते हैं अपन 12 बेस पेयर कौन से डीएनए में होता है। तो ध्यान रखना भाई, एक डीएनए आता है जिसको और नाम बोलते हैं अपने लेफ्ट हैंडेड डीएनए। कौन सा डीएनए बोलेंगे भाई अपने, लेफ्ट हैंडेड डीएनए बोलेंगे। और वो कौन सा है भाई अपने, जेड डीएनए। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड डीएनए। ठीक है, और इसके बेस पेयर की बात की जाए तो भाई इसके एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं अपने भाई, 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई आपके जेड डीएनए। वहीं मैं ए डीएनए की बात करूं तो ए डीएनए में क्या हो जाएंगे अपने, 11 बेस पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या भाई अपने, जेड डीएनए। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सा डीएनए है जो कि लेफ्ट हैंडेड है या फिर राइट हैंडेड है, या फिर पूछ ले कि बेसिकली जो डीएनए होता है वो कैसे होता है भाई अपने, राइट हैंडेड होता है और उसके एक टर्न में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं भाई, 10। और वो कौन सा है भाई अपने, बी डीएनए। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई अपने जेड डीएनए। क्यों, क्योंकि इसके एक टर्न में 12 बेस पेयर होते हैं और इसको साथ में अपन एडिशन थोड़ा देखें तो इसको क्या बोलते हैं भाई अपने, लेफ्ट हैंडेड डीएनए। क्लियर बात है भाई, चलो देखो, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना भाई ध्यान से एक बार। ठीक है, बेसिकली मैं बात करती है क्वेश्चन क्वांट से लिया गया है। अपने क्वांट का सेगमेंट चलता है जेनेटिक्स में, क्वांट जेनेटिक्स का, तो वहां से लिया गया, लेकिन ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लेके सोचो और हल्के से स्टेट हम पढ़ते हैं सारे के सारे, जैसे भाई यूजी में पढ़ के आए हैं। ठीक है, जो मेरे साथी जिन्होंने पीजी भी कर रखी है, भले वो मतलब कोई सही डिपार्टमेंट हो, लेकिन स्टार्टिंग में अपने स्टेट चलती है और स्टेट की थोड़ी बहुत नॉलेज हमें होती है सबको। तो क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, देखो, वेरिएशन बिटवीन प्लांट हाइट एंड सीड वेट, ठीक है, कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग। सबसे पहले तो देखो कि भाई ये रिलेशन किसमें बता रहा है, या फिर जो रिलेट कर रहा है इन कौन कौन सी चीजों को कर रहा है। देखो क्या चीज है भाई, वेरिएशन बिटवीन प्लांट हाइट एंड सीड वेट। ठीक है, एक चीज एक बार ये सोचो आप कि क्या प्लांट हाइट का इंपैक्ट कोई सीड वेट पे पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा ना भाई। देखो प्लांट हाइट और सीड वेट में इनमें कोई रिलेशन दिखता है क्या आपको भाई, जैसे कि मैं बात करता हूं कि जैसे प्लांट की हाइट बढ़ रही है तो क्या सीड वेट में कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या भाई, वो तो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है ना प्लांट की। ठीक है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ है, लेकिन जो सीड की बात करता हूं मैं, तो सीड अपने भाई एक इकोनॉमिकली रूप से देखते हैं, इसको अपने रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के अंडर भी अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं बात करूं भाई, अगर फ्लोवर की बात करते हैं या फिर सीड हेल्थ की बात करते हैं, फिर सीड कोट की बात करते हैं, उसका रिलेशन अगर सीड वेट के साथ देखते हैं तो वो एक रिलेशन बनता है। लेकिन यहां पे क्या है, डिफरेंट है भाई, प्लांट हाइट का किसके साथ बताया भाई अपने, सीड वेट के साथ। तो अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, सीवी पढ़ी हो अपने, सीवी में हम क्या देखते हैं, दो डिफरेंट चीजों के बीच में अगर रिलेशन बनाते हैं स्टेट में, तो वो किसके अंडर आते हैं भाई अपने, सीवी का। तो यहां पे दोनों के दोनों डिफरेंट है, जैसे प्लांट हाइट है उसका रिलेशन किसके साथ देखने भाई, सीड वेट के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी। ठीक है भाई, आगे चलें, ऑप्शन नंबर बी। देखो, ड्यूरिंग म्यूसिस ओरिजिन ऑफ स्नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स अकर इन। भाई एक चीज मैं बता देता हूं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जो सेल साइकिल की अपन बात करते हैं, ठीक है,
पहले इसको ध्यान से पढ़ो। सबसे पहला मैं हर एक जो एस्पिरेंट है या मेरा कृषि साथी है उससे एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई क्वेश्चंस को आराम से पढ़ो। टाइम मेरे अकॉर्डिंग कभी भी एग्जाम में कम नहीं पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ चीजें क्या होती है कि जो भी साथी है मेरे वो मतलब एक धैर्य खो जाता है, ठीक है, अपना पेशेंस खो जाता है, और पेशेंस खोने के चक्कर में हमने सोचते हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ा और इसका आंसर करो कि यार कहीं टाइम शॉर्ट नहीं पड़ जाए। नहीं पड़ेगा भाई। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, एक सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स अकर, कि भाई जो सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स है वो सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज पे होता है या फिर अकर होता है। तो एक चीज याद रखना भाई, सेल डिवीजन का कोई सा भी इवेंट हो ना, ठीक है, जहां पे वो हो रहा हो, मतलब जिस स्टेज पे, कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे स्टेज दे रखी है अपन को भाई, डिप्लोटिन स्टेज है, जाइगोटिन स्टेज है, पैकाइटिन स्टेज है, डाइकाइनेसिस स्टेज है। तो कोई सा भी सेल साइकिल का जो इवेंट है वो अगर किसी भी स्टेज पे हो रहा हो तो उसकी स्टार्टिंग या उसकी बोलता हूं मैं इनिशिएशन या उसकी बिगिनिंग की मैं बात करूं ना, तो वो जिस स्टेज में हो रहा हो उससे जस्ट पहले वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर देखो मैं इस क्वेश्चन के लैंग्वेज चेंज करूं तो मैं बोलता हूं ड्यूरिंग म्यूसिस द बिगिनिंग ऑफ सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स अकर। तो अब बताओ भाई मेरे को क्या होगा। दो चीज आती है भाई, एक तो बिगिनिंग मतलब स्टार्ट कहां से होगा, और दूसरा अकर कहां पर हो रहा है मतलब वो इवेंट। ठीक है, तो जो ध्यान रखना भाई, जो सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स है अपना, सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स होता है अपने भाई जाइगोटिन स्टेज। किसमें होता है? जाइगोटिन स्टेज। ठीक है, पैकाइटिन की बात करें तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, यहां पे भी क्या होगा भाई अपने क्रॉसिंग। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर होगा और क्रॉसिंग ओवर में एक चीज और आती है कि साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या बोलते हैं भाई, कियाज़ोआ। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल्स हो और जो मियोसिस करता हो और उसमें अगर ये पूछा जाए कि कंटिन्यूअस वेरिएशन का सोर्स क्या है भाई, क्रॉसिंग ओवर। क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी इंडिविजुअल उसमें मियोसिस होगा तो उसमें प्रोफेज फर्स्ट आएगी, और प्रोफेज फर्स्ट आएगी तो भाई उसमें पैकाइटिन स्टेज आएगी, और पैकाइटिन स्टेज आएगी तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर भी होगा। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर होता क्या है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम। भाई कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, उस होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, इनके बीच में भाई होमोलोगस के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जब जेनेटिक मटेरियल का क्या होता हो भाई, एक्सचेंज होता हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपने, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं इसकी कि क्रॉसिंग ओवर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या फिर मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है भाई क्रॉसिंग ओवर की। तो ध्यान रखना मैक्सिमम कितना हो सकता है क्रॉसिंग ओवर भाई, 50%। कितना होता है भाई, 50%। अपने जो सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं तो अकर कहां पे होगा भाई, जाइगोटिन स्टेज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। और अगर इसी क्वेश्चन का मैंने जो मॉडिफिकेशन किया था इसका कि बिगिनिंग ऑफ सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स, तो कहां से होगा भाई। अभी मैंने एक बात बताई थी आपको कि जिस स्टेज में अगर कोई सा भी इवेंट हो रहा है ना, तो उस स्टेज से पहले वाले स्टेज में वो क्या हो जाएगा, बिगिनिंग शुरू हो जाएगा। तो भाई जाइगोटिन स्टेज से पहले कौन सी स्टेज आती है अपने भाई, लैप्टोटिन स्टेज। ठीक है, तो इसकी बिगिनिंग हो जाएगी सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स की कहां से भाई, अपने लैप्टोटिन स्टेज से। क्यों? क्योंकि अपने प्रोफेज फर्स्ट है मियोसिस की, उसकी 5 सब स्टेज हैं, कौन कौन सी, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो जो सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स है उसकी बिगिनिंग कहां से शुरू हो जाएगी भाई, लैप्टोटिन से, और वो अकर कहां पर होगा भाई, अपने जाइगोटिन स्टेज पे। क्लियर है भाई? चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब एक चीज मैं बताता हूं, जेनेटिक्स का मोर फ्रिक्वेंटली अगर टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है तो जीन इंटरेक्शन है। अच्छे से पढ़ो, एक क्वेश्चन हर जगह मिलता है। ठीक है, कहां कहां से, ज्यादा कोई चीजें नहीं है इसमें भाई, 6 टाइप से अपने जीन इंटरेक्शन देखते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं, 6 जगह से हम जीन इंटरेक्शन देखते हैं। जैसे 4 तो हमने को देखा है, डुप्लीकेट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, इनहिबिटरी है, ठीक है, मास्किंग है, पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन। ये 6 टाइप के हम जीन इंटरेक्शन देखते हैं। अगर इनको हमने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो मान के चलो कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जीन इंटरेक्शन से होता है भाई। यहां पे क्या पूछा है, अच्छा पूछा है भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिफरेंट फिनोटाइप आर ऑब्जर्व्ड। वही बात है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा। यहां पे क्या पूछा भाई, टाइप, मतलब 3 डिफरेंट टाइप के। यहां पे टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप की बात नहीं हुई है भाई, ठीक है, कि भाई कितने फिनोटाइप प्रोड्यूस होंगे। यहां पे पूछा है कि 3 डिफरेंट फिनोटाइप, कि भाई 3 टाइप के फिनोटाइप इसमें से किसमें आए।
सबसे पहले मैं जीन इंटरेक्शंस के बारे में बता देता हूं कि किसी एक जीन की प्रेजेंस या उसकी एब्सेंस जो दूसरी जीन है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई अपने जीन इंटरेक्शन। क्लियर बात है। अब देखना, एक चीज आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा अपन ने कि टिपिकली डाइहाइब्रिड रेशियो क्या होता है भाई। टिपिकली डाइहाइब्रिड रेशियो की मैं बात करूं, 9:3:3:1। ध्यान रखना भाई, इस टिपिकली डाइहाइब्रिड रेशियो के सारे क्या है, मॉडिफिकेशन। जितने भी टाइप का हम जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे वो सारे किसका मॉडिफिकेशन है भाई, जो अपना टिपिकली डाइहाइब्रिड रेशियो है उसके मॉडिफिकेशन है। मतलब हमें ये तो कंफर्म है कि जो अपना टिपिकली डाइहाइब्रिड रेशियो आता है उसके सिमिलर इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। ठीक है, यहां पे बात करें तो यहां पे कितने टाइप के फिनोटाइप प्रेजेंट हो रहे हैं भाई अपने पास, 4 टाइप के। क्लियर बात है। अब यहां देखते हैं, देखो डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का भाई फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 15:1। क्या होता है भाई, 15:1। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का रेशियो कितना होता है भाई अपने, 9:7। कितना होता है भाई अपने, 9:7। उसके बाद अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा है भाई अपने, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का रेशियो क्या होता है भाई, 9:3:4। क्लियर है। और जो इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन है इसका रेशियो कितना होता है भाई अपने, 13:। क्लियर है ना भाई। अब क्वेश्चन पढ़ लो आपस से, क्या हो जाएगा कि 3 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप किस में प्रेजेंट हो रहे हैं। तो भाई देखो यहाँ पे 2 टाइप के फिनोटाइप है, यहाँ पे भी 2 टाइप के फिनोटाइप है, यहाँ पे भी 2 टाइप के फिनोटाइप है, और यहाँ पे कितने टाइप के फिनोटाइप बन रहे भाई अपने, 3 टाइप। कितने टाइप के बन रहे भाई, 3 टाइप के, 9:3:4। ठीक है, तो भाई जो 5th नंबर का क्वेश्चन है आपने, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ध्यान से पढ़ो। पहला तो चीज ये आ गई भाई। और मैं इसमें से बात बताऊं जीन इंटरेक्शंस में से, या तो आपसे डायरेक्ट रेशियो पूछ लेंगे कि भाई डुप्लीकेट का रेशियो क्या होगा, सप्लीमेंट्री का रेशियो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का रेशियो क्या होगा। और एक और अगर इसका मेरे को लगता है कि जहां से क्वेश्चन बैठता है कि इनकी डेफिनेशंस, कि भाई डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन किसे कहते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन किसे कहते हैं, तो वो क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंट हो सकता है, आ सकता है एग्जाम में, तो उसको भी ध्यान से रखो भाई। और मैं बताऊं आपको कि यहां से जो मुझे लगता है कि कॉमन क्वेश्चन बनेगा, और बताना कहां से, या तो डेफिनेशन, या इनके फिनोटिपिक रेशियो, या इनका टेस्ट ग्रोथ रेशियो, और ज्यादा से ज्यादा बात करें तो इनके एग्जांपल। ये 4 चीजें 6 टॉपिक है, और आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, मुझे लगता है ऐसा ना, बाकी पढ़ना तो सारे टॉपिक है हमें। चलो अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे चले। अच्छा क्वेश्चन है भाई। इन लैक ऑफ प्रोन आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बाइंड ऑन। सीधी सी बात है कि लैक ऑफ प्रोन में जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, वो कौन सी जगह पे या फिर कौन सी जीन पे जाके बाइंड होगा जिससे कि वो प्रोसेस आगे अपनी कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं लैक ऑफ प्रोन क्या है भाई, एक क्या है भाई, एंजाइम। ठीक है, जो आगे जो लैक ऑफ प्रोन की प्रोसेस है, या वो कहां पे जाके कौन से जीन पे जाके बाइंड होगा कि उस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेगा। तो यहां पे ध्यान रखना भाई, जो लैक ऑफ प्रोन है, ठीक है, लैक एप्रोन सबसे पहले भाई प्रोमोटर जीन पे जाके क्या होगा, बाइंड होगा, और उस प्रोसेस को क्या करेगा, आगे कंटिन्यू करेगा। तो याद रखना सीधा सीधा लैक एप्रोन से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो फर्स्ट कौन से जीन पे जाके बाइंड होगा भाई, अपने प्रमोटर जीन पे। ठीक है, और उस प्रोसेस को आगे जाके क्या करेगा, वो कंटिन्यू करेगा। चलो अगला क्वेश्चन है। आजकल भाई इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, मैचिंग के क्वेश्चंस। आपके पास लिस्ट ए होगी, लिस्ट बी होगी, उनको मैच करना है। और कई बार देखें तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि हमें 1-2 का आइडिया होता है और वहां से हम मैच करके देख लेते हैं। लेकिन इनमें गलत होने के चांसेस ज्यादा क्यों हो जाते हैं कि हम कई बार क्या है कि सारे ऑप्शंस नहीं देखते भाई। देखा कि हाँ ए 1 से मैच कर रहा है, बी 3 से मैच कर रहा है, 2 देखे और सही कर दिया। और क्या होता है, दूसरे क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न होता है, लेकिन आगे की चीजें सही नहीं होती। तो भाई एक बात मैं कहूंगा कि मैच वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप सभी को ऑप्शंस को पढ़े, क्योंकि याद रखना कि 2 ऑप्शंस में 2 ऐसे होंगे इवेंट, जैसे फर्स्ट अपने यहाँ पे कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 5 है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 2 ऑप्शन ऐसे होंगे कि जिनमें भाई अपने पहले के ये 2 सेम हो, ठीक है, और अपने एक को देख के सही कर दिया। नहीं भाई, सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ो, और सारे ऑप्शंस पढ़ के उसके बाद ही अपन को आंसर देना है। ठीक है, तो देखो
स्टार्टिंग करते हैं अपने कौन कौन से कहां से मैच होंगे, ठीक है। इसकी बात की जाए भाई फ्लेवर सेवर की, देखो नीचे से देख लेते हैं अपन, सभी के देखेंगे आंसर। फ्लेवर सेवर की बात की जाए, सबसे पहले बात करता हूं फ्लेवर सेवर क्या है भाई, ठीक है, एक टोमेटो की वैरायटी है जो बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप की गई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कई बार पूछते हैं कि टोमेटो की कौन सी वैरायटी है जो बायोटेक्नोलॉजी से अपने डेवलप की गई, ठीक है। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो। उसके मैं बात करूं भाई न्यू लीफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखना। न्यू लीफ भी क्या है भाई, एक पोटैटो की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? पोटैटो की वैरायटी है। और सुनना, पोटैटो की भी ट्रांसजेनिक वैरायटी है। ट्रांसजेनिक वैरायटी का मतलब क्या होगा, कहीं और से जेनेटिक मटेरियल लेके, ठीक है, अगर किसी भी अपन प्लांट स्पीशीज में इंसर्ट करते हैं तो, और उससे जो वैरायटी डेवलप करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपने भाई, ट्रांसजेनिक वैरायटी, ठीक है। तो जो न्यू लीफ है ये भी क्या अपने पोटैटो की ट्रांसजेनिक वैरायटी है। न्यू लीफ किससे हो गए अपने पोटैटो से। उसके बाद बात करें ल्यूरियल की, ठीक है। ल्यूरियल क्या है भाई, एक एसिड होता है, ल्यूरिसिक एसिड बोलते हैं जिसको, और वो किस में प्रेजेंट होता है भाई अपने कैनोला में, ये हो जाएगा कैनोला में। मैक्सिमेंस क्या होता है भाई, मैक्सिमेन ये एक बूस्टर होता है। बूस्टर का मतलब जैसे कोई भी क्रॉप में अपन डालेंगे तो उस क्रॉप में जैसे ग्रेन फिलिंग हो गया, उसकी इल्ड हो गई, या फिर डिजीज रेसिस्टेंस की हो गई, या फिर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ की हो गई, तो उनको क्या होता है भाई, इंक्रीज करता है। और मोस्टली अपन किस में यूज मिलेंगे भाई इसको, मेज में। किस में यूज मिलेंगे भाई अपने इसको, मेज में। उसके बाद लास्ट आपने देखा था बॉल गार्ड, ठीक है। बॉल गार्ड एक बहुत ही कॉमन चीज है जो कि कॉटन में मिलता है। आपको देखा था कि बॉल गार्ड कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि पिंक बॉलवर्म है, ठीक है, अमेरिकन बॉलवर्म है, स्पॉटेड बॉलवर्म है, ये बॉल गार्ड कॉम्प्लेक्स है। और एक सीवियर इंसेक्ट है किसके भाई, अपने कॉटन के। देखो भाई पहले की बात करें, पहला किससे है, ई से, तो यहां देखो पहला ई से। अब ये है इजी, ये चीज क्या है, इजी। आपको एक चीज पता है लेकिन बाकी चार ऑप्शंस में ऐसा कोई कॉमन चीजें नहीं है, ठीक है। तो यहां से इस वजह से मैंने कहा था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो इजी भी बहुत होते हैं, और इजी होने के साथ साथ गलत होने के चांसेस यहां पे बढ़ जाते हैं। कब बढ़ जाते हैं भाई, कि जब दो ऑप्शंस में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज प्रेजेंट हो। लेकिन यहां पे देखो कि किसी भी ऑप्शन में सिमिलरिटी नहीं है। फर्स्ट में क्या है, ई। तो अब भले अपन को बाकी चारों को पता नहीं हो, लेकिन यहां से अपन को कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया भाई, हो गया ना, क्या कि बॉल गार्ड है। बॉल गार्ड किसमें भाई, कॉटन में, ठीक है भाई। दूसरा क्या है, दूसरे में डी, क्या भाई अपने डी, ये देखा था अपन ने डी, मेज में। तीसरा क्या है भाई, तीसरे में बी, तीसरे में बी। चौथा क्या है भाई अपने, चौथे में सी, अपने सी हो गया। और फ्लेवर सेवर पांचवा क्या अपने ए। तो क्लियर है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट, ये वाला आंसर हो जाएगा आपके, ठीक है। जैसे एक दो तीन, ये चार, चार ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है भाई, आगे चले। अगला भी वही है भाई, देखो वही लिस्ट ए दे रखी है आपके सामने और लिस्ट बी है। इसमें भी हमें क्या करना है, मैचिंग करना है लिस्ट ए को लिस्ट बी से। वापस देखते हैं एक एक को। सबसे पहले जहां तक होता है भाई, जहां तक यही सोचो कि मैं इनको सबको मैच कर पाऊं, और मैच कर लोगे तो आपको ये अलग अलग सीधा क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे ये चीज होती है कि एग्जैक्ट याद होने की जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया कि हाँ ये यार इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैचिंग हो रहा है तो सबसे पहले ट्राई यही रखो कि मैं एक बार सबको मैच कर पाऊं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उसके बाद आप ऑप्शंस पे जा सकते हैं। ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं कि यार कौन सा अपना थोड़ा मामला बैठ रहा है कि यहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने ट्राई होनी चाहिए कि अपन को मैच करना है। मैच करते हैं, देखो सबसे इको R1। अगर थोड़ा बहुत बायोटेक्नोलॉजी हमने देखी हो तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम नाम सुना होगा, और ये क्या है भाई, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है भाई, कि डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट है वहां से क्या करना, उसको कट करना। वो अपने बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसजेनिक जो भी अपना प्लांट डेवलप करते हैं या फिर कोई भी अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं ट्रांसजेनिक, तो उसमें अपने काम आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ई को R1 ये किसका पार्ट है अपने, क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप की मैं बात करूं तो भाई एबीओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है भाई, मल्टीपल एलील का एक वेरी कॉमन एग्जांपल है। मल्टीपल एलील क्या होता है भाई, मल्टीपल एलील हो गया कि ए जीन हैव मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म। और किसी भी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म की होती है भाई, ध्यान रखना एलील,
ठीक है। और जनरली अगर मैं बात करूं, कोई एक जीन है तो जनरली कंडीशन में उसके पास कितने होते हैं भाई? 2 एलील। कितने होते हैं भाई? 2 एलील्स होते हैं। लेकिन किसी कंडीशन में एक जीन के पास क्या होंगे भाई? मोर देन 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे भाई? कि मोर देन अगर 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई? अपने मल्टीपल एलील। ठीक है। और मल्टीपल एलील के अपन जो एग्जांपल की बात करें वो क्या हो जाएगा भाई? आपको एबीओ ब्लड ग्रुप। यहाँ पे कितने एलील होते हैं भाई एबीओ ब्लड ग्रुप में? ध्यान रखना, इसमें कितने एलील होंगे भाई? 3। कौन कौन से? ए, बी और ओ। ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पे अपना जो ब्लड ग्रुप होता है उनको क्लासिफाई किया गया है कि भाई ब्लड ग्रुप कौन कौन से अपने प्रेजेंट है। यहां से एक चीज और आती है कि एबीओ ब्लड ग्रुप में से कौन से जो एलील्स हैं, ठीक है, या फिर एबीओ ब्लड ग्रुप है, ये अपने मल्टीपल एलील का एग्जांपल है। एलील कितने हैं भाई? यहाँ पे 3 एलील है। कौन कौन से एलील है भाई? अपने ए एलील है, बी एलील है और ओ एलील है। ठीक है। अगर इसमें से मैं बात करूं तो जो ए और बी एलील है ना, ये ध्यान रखना भाई, ये दोनों तो कैसे हैं? डोमिनेंट है। ठीक है। और ओ एलील है, ये कैसा है भाई? अपने रिसेसिव एलील। या फिर इनके डोमिनेंसी की मैं बात करूं, डोमिनेंसी ऑर्डर की, तो ए, ठीक है, बी और क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है। मतलब ए एलील है वो किस पे डोमिनेंट है? बी पे। बी एलील है वो किस पे डोमिनेंट है भाई? ओ पे। लेकिन यहाँ पे अब ओ एलील है, ये किसी पे भी डोमिनेंट नहीं है, तो इसलिए ये वाला एलील कौन सा हो जाएगा भाई? अपने रिसेसिव एलील। ठीक है। तो अपने जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई? अपने कहां पे? मल्टीपल एलील। बी से। आगे चलो भाई, आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है भाई? अपने सीड प्रोडक्शन में बहुत ही बेसिक जो वर्क होता है अपना, या फिर अपन को फॉलो करने चीज होती है, तो वो क्या है भाई? आइसोलेशन डिस्टेंस। सीड प्रोडक्शन में, या फिर मैं बात करूं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, आइसोलेशन डिस्टेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्यों है भाई? सबसे पहले बात करूं मैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की, तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का मतलब है वही अपने एक कोई भी वैरायटी लगा रखी है, ठीक है, और वैरायटी के अपने लाइंस लगा रखी है कि भाई मेल लाइंस ये है, फीमेल लाइंस ये है, और उन्हीं को दोनों को आपस में क्रॉस करवा के अपन क्या करते हैं भाई? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है भाई। हाइब्रिड का मतलब है क्या होगा? सबसे पहले तो हाइब्रिड का मतलब समझो। हाइब्रिड क्या होगा? जिसको मतलब कोई भी F1 हो, और F1 को एज अपन कल्टीवार या अपन वैरायटी क्या ले रहे हो भाई? यूज में ले रहे हो, और वो F1 है वो क्या है भाई? दो डिफरेंट जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करवा के जो अपन ने F1 निकाली। ठीक है। ये भी जरूरी होता है अपन में कि जो F1 है जिसको अपन एज ए वैरायटी काम में ले रहे हैं, तो वो भी कैसे होना चाहिए भाई? 2 सुपीरियर प्लांट लेंगे अपन, और 2 सुपीरियर प्लांट के बीच में क्रॉस करवा के जो F1 आएगा अपने पास, उसको क्या बोलते हैं भाई? अपने हाइब्रिड बोलते हैं। तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में क्या करते हैं भाई? अपने जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड है, उस पर्टिकुलर फील्ड की मैं बताऊं, जैसे ये डिस्टेंस है कोई भी, ठीक है, अब इस डिस्टेंस में क्या करेंगे अपन? इसी डिस्टेंस में फिक्स, यहाँ पे अपने मेल लाइन और फीमेल लाइन दोनों क्या रहेंगे भाई? फिक्स रखेंगे। ये मेल लाइन अपने ग्रो कर रखे और ये फीमेल लाइन ग्रो कर रखे। ठीक है। उसके बाद अगर जैसे कभी अपन उसी क्रॉप की अपन कोई दूसरी वैरायटी अपन ग्रो कर रहे हैं कोई दूसरे फील्ड में, तो उनके बीच में भाई डिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि कोई दूसरी मतलब वैरायटी का पोलन आके, ठीक है, अगर जहां अपनी फीमेल लाइन है, ठीक है, उस फीमेल लाइन की स्टिग्मा पे आगे अगर पोलिनेट हो जाएगा, तो हम जहां से भाई सीड प्रोडक्शन करना चाहते थे, जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना चाहते थे, वो तो नहीं होगा, क्योंकि कंटामिनेशन हो जाएगा। कंटामिनेशन कैसे? क्योंकि फॉरिजन पोलन आ जाएगा, और फॉरिजन पोलन नहीं आना या फिर उसी को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं भाई? दो जो वैरायटीज होते हैं उसमें के बीच में क्या रखते हैं भाई? डिस्टेंस रखते हैं ग्रो करने के लिए। ठीक है। तो यहां से जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो किसके हो जाएगा अपने? सीड प्रोडक्शन का। उसके बाद बताता हूं लिंकेज ड्रग। सुनो भाई, इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी डेफिनेशन से पूछ जाते हैं कि लिंकेज ड्रग होता क्या है। सबसे पहले बताता हूं क्यों आता है भाई। ये आएगा डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन से। एग्जांपल बताऊंगा, समझाऊंगा, सुनना पहले। लिंकेज ड्रग क्या होगा भाई? लिंकेज ड्रग का मतलब होता है, अगर देखो लिंकेज का मतलब क्या होता है कि टेंडेंसी ऑफ 2 जीन या फिर 2 और मोर जीन रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। भाई इनहेरिटेंस के ड्यूरेशन में 2 जीनों की ऐसी प्रवृत्ति हो कि वो दोनों को दोनों क्या हो भाई? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या जा रही हो? साथ में जा रही हो। तो उस कंडीशन को तो अपन बेसिकली क्या बोलते हैं? लिंकेज। लेकिन यहां पे बात है लिंकेज ड्रग की। देखो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग सकता है, तो ड्रग से मतलब, ड्रग का मतलब यार कुछ ना कुछ तो मामला यहाँ पे हार्मफुल सा ही है। ठीक है। अब वो है क्या? जैसे 2 जीनों के बीच में जो टेंडेंसी है साथ रहने की और अगले जनरेशन में भी साथ जाने की, तो उसमें क्या होगा कि जैसे एक कोई बेनिफिशियल जीन है उसके साथ लिंक्ड जो जीन है ना भाई, वो कैसी हो? हार्मफुल हो। और हार्मफुल क्या हो भाई? हार्मफुल है, और अगली जनरेशन में जा रही है तो वो भी साथ जा रही है, तो अगली जनरेशन में भी क्या रहेगी भाई? वो हार्मफुल रहेगी। ठीक है। तो हार्मफुल रहेगी, तो जो लिंकेज ड्रग है वो किससे डेवलप होते हुए? अपने डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन से। डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई?
कि दो अलग अलग या फिर दूर का जो रिलेशन होता है उनके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बारे में, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। लाइक मैं बात करूं आपको इंटर स्पेसिफिक क्रॉस, वो किस में आएगा, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन में। अब इंटर स्पेसिफिक क्रॉस क्या होगा भाई, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। या फिर बात करें इंटरजीनस क्रॉस, ठीक है। इंटरजीनस क्रॉस क्या होगा भाई, दो अलग अलग जीनस के बीच में हम क्या करवाएं, क्रॉस करवाएं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई अपने, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि मैं इंटरजीनस की बात बताऊं तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं आपको, ट्रिटिकेल, ठीक है। वो किसके बीच में होता है भाई अपने, ट्रिटिकम एस्टियम और सिकल सीरियल। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जीनस क्या थे, अलग थे। तो उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं अपने भाई, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। और डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन से कई बार क्या आते हैं भाई अपने, लिंकेज ड्रग। और इसके एग्जाम्पल में बता दूं, राइस में आता है भाई, ठीक है। राइस में देखा गया लिंकेज ड्रग किसकी वजह से, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। उसके बाद बताऊं भाई मैं टियोसिनेट। टियोसिनेट क्या है भाई, एक ध्यान रखना, मेज का एंसेस्टर है क्या है, या फिर मैं बात करूं कि मेज की वाइल्ड टाइप कल्टीवार है और ये फिर क्या है, इसका मेज का एंसेस्टर है, ठीक है। तो टियोसिनेट किस में जाएगा भाई, मेज। उसके बाद क्या रह गया अपना भाई, एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस क्या होता है, मतलब किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करा, उसको हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा हो और उसके अगेंस्ट वो काम करे। जैसे जैसे इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट किसी प्लांट को क्या कर रहा है भाई, हार्म कर रहा हूं, और प्लांट क्या शो करे उसके अगेंस्ट, एंटीबायोसिस, ठीक है। तो एंटीबायोसिस किससे रिलेट हो जाएगा अपने, इंसेक्ट रेसिस्टेंस से, ठीक है। और एलाजीन 3 या फिर एला 3 जीन है, वो किसके लिए काम आते हैं भाई अपने, एंटी फ्रीजिंग के लिए। किसके लिए काम आ रहे भाई अपने, एंटी फ्रीजिंग के लिए। तो चलो ऑप्शन देखते हैं, एक और फर्स्ट, मतलब सेवंथ में जी। अब देखो यहां पे ये कंफ्यूजन हो गया, वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की कि दो ऑप्शंस में क्या होगी, थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज आ गई। जैसे कि 7 में जी यहाँ पे प्रेजेंट है और अपने एक इसमें प्रेजेंट है ये, मतलब अपने जैसे ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट में भी 7 में जी है और फोर्थ में भी 7 में क्या है भाई, जी है। आगे देखो सिक्स में क्या है भाई यहाँ पे, बी। तो सिक्स में भी देखो ये हो गया, यहाँ पे तो क्या है भाई, एफ है, लेकिन यहाँ पे सिक्स में क्या है, बी है। तो अभी यहां से अपना कंफर्म हो गया कि अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ। क्लियर है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट में सी, सेकंड में एफ, थर्ड में ई, फोर्थ में डी, फिफ्थ में ए, सिक्स्थ में बी और सेवंथ में जी। क्लियर भाई, आगे चलें। इनमेज कॉमन क्वेश्चन है, साइंटिस्ट के बारे में पूछा है भाई। और ये ध्यान रखना कि साइटोप्लाज्मिक या फिर मैं बात करूं सीधा कॉमनली मेल स्टेरिलिटी की बात करूं तो वहां से मोस्ट ऑफ जो फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं कि डिस्कवरी के, ठीक है भाई, सीजीएमएस की किसने की, यहाँ पे पर्टिकुलर पूछ रखा है कि सीएमएस की, और वो भी किसमें, मेज में, ठीक है भाई। सीएमएस की किसने की, मेज में, सीजीएमएस की किसने की भाई, ठीक है, या फिर जीएमएस की किसने की, ठीक है। और एक और कॉमन चीज आती है बार्नेज बारास्टर सिस्टम और पूछते हैं भाई, जो कि अपने ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी में आता है। वो चीज अब मेल स्टेरिलिटी के जो भी अपने क्लासेस रहेगी वहां पे अपन क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं सीधा, साइंटिस्ट का नाम है भाई इनमेज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने की थी भाई, रोड्स ने। किसने की थी यहाँ पे भाई, रोड्स ने। क्लियर है, चलो अगला देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ओइनोथोरा स्पीसीज हेटेरोसिस इज नेचुरली फिक्स्ड थ्रूआउट। सबसे पहले बात करते हैं कि हेटेरोसिस की होगी भाई। हेटेरोसिस की होती है भाई, सुपीरियरिटी ऑफ F1 आवर बोथ पेरेंट्स, ठीक है। मतलब जो अपना F1 प्रोड्यूस किया है, ठीक है, कोई भी दो स्पीसीज है, उन दो स्पीसीज के क्रॉस करवाने से जो हमारा F1 आया है, और वो F1 जो उन दो स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवाने से आया है, वो उन दोनों स्पीसीज से क्या होगा भाई, सुपीरियर होगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं भाई अपने, हेटेरोसिस। क्या बोलते हैं भाई दोस्त, हेटेरोसिस, ठीक है। जैसे कि सीधा सा एग्जांपल की बात करें, मोर कॉमन अपन ने सुना है, जैसे कोई एक वैरायटी है, ठीक है, या फिर कोई एक वैरायटी है, वो कैसी है भाई, हाई यील्डिंग वैरायटी है। कैसी है, हाई यील्डिंग वैरायटी है। वहीं दूसरी वैरायटी की बात करें तो उसके पास क्या है भाई, डिजीज रेसिस्टेंस जीन, ठीक है। और उन दोनों के क्रॉस करवाने से जो अपने पास वैरायटी आई है, देखो बात करता हूं मैं एक बार, कोई वैरायटी अपने पास ए, ठीक है, उसका क्रॉस हो रहा है अपने बी वैरायटी से, ठीक है। तो ए वैरायटी के पास क्या है भाई, ए के पास क्या है अपने पास, हाई यील्डिंग,
ठीक है, ए वेराइटी है, इसके पास क्या है अपने पास, हाई यील्डिंग। ठीक है, बी के पास क्या है अपने पास, डिजीज रेसिस्टेंस। क्या है, डिजीज रेसिस्टेंस। जो इन दोनों के क्रॉस से जो वेराइटी डेवलप हुई है, मान के चलो वो क्या है, सी वेराइटी। कैसी है भाई, सी वेराइटी। अब जो सी वेराइटी जो डेवलप हुई है, उस वेराइटी में क्या होगा भाई कि हाई यील्डिंग भी होगी, ठीक है, और दूसरा क्या होगा उसमें, डिजीज रेसिस्टेंस भी। अब बात यही है कि जो क्या है, F1 हो गया। F1 का मतलब दो स्पीसीज या फिर दो वैरायटी के क्रॉस से अपने पास क्या आ गया, ये आ गया। इसको क्या बोल रहे हैं हम भाई, F1 बोल रहे हैं। और जो F1 है, ये दोनों पेरेंट्स, ये मतलब इसके मेल और फीमेल दोनों से क्या है भाई, सुपीरियर है। तो इस कंडीशन को तो क्या बोला भाई हमने, हेटेरोसिस। क्या बोला भाई, हेटेरोसिस। अब बात करते हैं कि हेटेरोसिस का क्या बोला यहाँ पे, फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब अगर हमारे पास कोई भी जो वैरायटी है, स्पीसीज है, उसमें हमारे पास हेटेरोसिस प्रेजेंट है, ठीक है, हेटेरोसिस प्रेजेंट है, तो उसको मतलब कैसे मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। और वो भी स्पेशली किसमें पूछा है, ओइनोथोरम। देखो सारे के सारे ये मेथड है, ये हेटेरोसिस को फिक्सेशन करता है भाई, एपोमिक्सिस भी करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करता है। लेकिन जो इसका आंसर आएगा, इसका रहेगा भाई बैलेंस लीथल सिस्टम। ठीक है, अब एक चीज पहले तो ये बताओ मेरे को, दो चीज आती है, अब मैं बताता हूँ बैलेंस लीथल सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसका भी हम पूरा पढ़ेंगे आराम से, नो टेंशन। तो उससे पहले हमें ये चीज जाननी होगी कि देखो होमोजाइगस क्या होता है और हेटेरोजाइगस क्या होता है। ठीक है, होमोजाइगस में हेटेरोसिस ज्यादा होती है, या फिर जो हेटेरोजाइगस है उसमें हेटेरोसिस की होती है, ज्यादा होती है। ध्यान रखना भाई हमेशा, देखो होमोजाइगस है वो किससे बढ़ेगा भाई, मतलब कौन सा पॉलिनेशन होगा जिससे कि अपना होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी। तो ध्यान रखना सेल्फ पॉलिनेशन है वो तो किसको इंक्रीज करेगा रे, अपने होमोजाइगोसिटी को। उसके बाद बात करता हूं मैं, क्रॉस पॉलिनेशन है वो किसको इंक्रीज करता है भाई, अपने हेटेरोजाइगोसिटी को। ठीक है, तो जो अपने हेटेरोसिस मोस्टिव होती है वो किसमें होगी भाई, हेटेरोजाइगस। इसमें ज्यादा प्रेजेंट है भाई अपने हेटेरोजाइगस में। क्लियर बात है। अब जो लीथल जीन है, यहाँ क्या है, बैलेंस लीथल सिस्टम। इस बैलेंस लीथल सिस्टम में क्या होगा कि होमोजाइगस आर कैन नॉट सर्वाइव। यहां पे जो होमोजाइगस लाइन बनेंगी वो क्या करेंगे भाई, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अपने जो देखो अभी बात की थी हमने, जो हेटेरोसिस है वो कौन सी में होती है भाई, ज्यादा हेटेरोजाइगस में होती है। ठीक है, तो हेटेरोजाइगस जो लाइंस बनेंगी वो तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगी। और जो होमोजाइगस लाइन है भाई वो यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए जो ओइनोथोरस स्पीसीज है उसमें जो हेटेरोसिस का फिक्सेशन है किससे होगा, बैलेंस लीथल सिस्टम से। और इसमें क्या होगा कि जो होमोजाइगस लाइंस हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, इसका मतलब वो डाई हो जाएंगी। और अगर जो अपने हेटेरोजाइगस लाइन है वो सर्वाइव कर पाएंगी और वही करेंगे, हेटेरोसिस शो करेंगे। ठीक है, और ओइनोथोरस स्पीसीज में इसका अपन का फिक्सेशन कर सकते हैं। क्लियर बात है भाई, चलो देखो म्यूटेशन से एक और क्वेश्चन आया अपने, क्या होगा, म्यूटेशन दैट कन्वर्ट। देखो एक बार फिटनेस को क्या पूछ रहा है, क्या भाई, म्यूटेशन दैट कन्वर्ट वाइल्ड टाइप, या इसको ब्रैकेट में क्या लिख रखा भाई, कॉमन फिनोटाइप, ठीक है, टू द म्यूटेंट फॉर्म, या फिर उसको क्या लिखा है, रेयर फिनोटाइप इज कॉल्ड। देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं वाइल्ड और म्यूटेंट क्या है। ठीक है, या फिर वाइल्ड का तो यहां पे दे भी रखा है आपको कॉमन फिनोटाइप। इसका मतलब कोई भी इंडिविजुअल या फिर प्लांट स्पीसीज हो, उसके जो कॉमन फिनोटाइप है ना, उस कंडीशन को तो क्या बोल रहे हैं अपने, वाइल्ड फिनोटाइप। समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे म्यूटेंट लिख रखा है, म्यूटेंट फॉर्म या फिर रेयर फॉर्म। देखो म्यूटेंट क्या होगा भाई, फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, या फिर मैं बात करूं कि फिनोटिपिक रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन होने के बाद क्या उसके फिनोटाइप में चेंजेस आता है, या फिर उसके क्या फिनोटाइप का रिजल्ट रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, म्यूटेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, म्यूटेंट। तो यहां पे कौन सा पूछा है अपने, वाइल्ड टू म्यूटेंट। ठीक है, वाइल्ड का मतलब यहां पे दे रखा है कॉमन फिनोटाइप, और कॉमन से अगर मतलब सीधी सी बात ये है भाई, ज्यादा नहीं सोचना, कि अगर कोई भी कॉमन कंडीशन है और उसमें म्यूटेशन हो गया, ठीक है, और म्यूटेशन हो गया तो क्या हो गया, म्यूटेंट हो गया। अभी बात की थी अपन ने। ठीक है, तो वहां पे कौन सा आ जाएगा भाई अपने यहाँ, फॉरवर्ड म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन हो जाएगा भाई, फॉरवर्ड म्यूटेशन। दूसरा देखो एक रिवर्स म्यूटेशन हो रहा था, इसके साथ क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहली बात, म्यूटेशन होता क्या है भाई, सडन हेरिटेबल चेंजेस। अब ये बात तो कंफर्म है कि भाई म्यूटेशन क्या हो गया, कि सडन हेरिटेबल चेंजेस हो गया, उसको बोल रहे हैं म्यूटेशन। अब भाई ये तो कंफर्म नहीं है ना कि कॉमन फिनोटाइप से म्यूटेंट ही बने तो ये म्यूटेशन हो। अब एक बात करो कि कोई भी स्पीसीज है, इंडिविजुअल है,
उसमें म्यूटेशन हो रखा है, मतलब वो म्यूटेंट है, और म्यूटेंट से अगर वो कॉमन बन गया तो भी तो म्यूटेशन ही है ना भाई। भाई अपन देखते हैं ना कि सडन हेरिटेबल चेंजेस, उसमें भी सडन चेंज हुआ भाई, मान के चलो कोई म्यूटेंट है, म्यूटेंट का मतलब उसमें म्यूटेशन हो रखा है, और वो अब ये नॉर्मल कंडीशन उसकी जो म्यूटेंट है, अब म्यूटेंट से वो क्या आ रहा है भाई वापस से वाइल्ड फॉर्म में, मतलब वो वापस से क्या हो रहा है, कॉमन चीज में आ रहा है। तो इस टाइप के म्यूटेशन उसको क्या बोलते हैं भाई अपने, रिवर्स म्यूटेशन। ध्यान रखना, जो वाइल्ड टू म्यूटेंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड म्यूटेशन, ठीक है, और म्यूटेंट टू वाइल्ड इज कॉल्ड भाई रिवर्स म्यूटेशन। चलिए भाई अगला, अच्छी चीज है भाई, वही देखो, टेंडेंसी ऑफ द जीन, अभी ये चीज हमने बात की थी जस्ट, यही डेफिनेशन बोली थी सेम टू सेम, और यही देखो क्वेश्चन आया है, क्या है भाई, टेंडेंसी ऑफ द जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, मतलब भाई यहां क्या आ गया, टेंडेंसी ऑफ द जीन्स, मतलब जीन्स की ऐसी टेंडेंसी, आगे सुनो, स्टे टुगेदर साथ रहने की ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब बेसिक अपन जो जेनेटिक्स से शुरुआत करते हैं वो इनहेरिटेंस से ही करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब कि भाई कैरेक्टर्स का एक से दूसरी जनरेशन में, ठीक है, और कैरेक्टर कौन गवर्न कर रहे हैं भाई, जीन गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे बात क्या है, देखो वही बात है कि वंशानुगति के दौरान जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति, मतलब भाई वंशानुगति मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर आ रहे हैं तो उस कंडीशन को तो क्या बोल रहे हैं भाई अपने, वंशानुगति बोल रहे हैं। और यहां पे क्या है भाई, जीनों के साथ रहने की प्रवृत्ति, मतलब सीधी सी बात तो ये है कि अपने कैरेक्टर कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए जीन प्रेजेंट होते हैं, और कोई भी दो जीन अगर एक जनरेशन में साथ हैं, मतलब एक पीढ़ी में साथ हैं, और वो अगली पीढ़ी में भी क्या है भाई, साथ रहने की प्रवृत्ति दिखा रही है, क्या है भाई, वो साथ रहने की अगर यहाँ पे प्रवृत्ति दिखा रही है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, आपके सामने है जेनेटिक लिंकेज, क्या बोलते हैं भाई, जेनेटिक लिंकेज। देखो क्योंकि क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर की भी अभी हमने बात की, मतलब देखो क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा कोई ऐसा ब्रॉड चीजें नहीं है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वहीं से ही बार बार मतलब क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जा रहा है। अब क्रॉसिंग ओवर क्यों हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, क्या हो जाएगा भाई, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम, भाई होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उनके बीच में जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपने, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। सेग्रीगेशन का क्या बोलते हैं, ये अपने जो ऊपर दो दे रखे हैं मेंडल्स के इनहेरिटेंस के लॉ हैं, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, और अगर ध्यान रखना आपसे यहीं से ये क्वेश्चन मैं और बनाता हूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, कि भाई जो अपना मेंडल्स का लॉ है कौन सा, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का, उसका एक्सेप्शन क्या है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिंकेज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट है वो बोलता है कि भाई अगर कोई कैरेक्टर्स को, मतलब दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले दो जीन अगर किसी एक जनरेशन में क्या है भाई साथ में प्रेजेंट हैं, तो ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगली जनरेशन में जाएंगी तो अगली जनरेशन में भी दोनों जीने क्या रहे भाई, साथ में रहे। वो क्यों होंगे, उन जीनों के एलील फ्री रहेंगे और फ्रीली इंडिपेंडेंट रह के वो किसी दूसरी जीन के एलील के साथ जाके नए कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपने, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। तो यहां पे क्या देखा था कि भाई कोई फिक्स नहीं है, अगर दो यहां पे साथ है तो अगले जनरेशन में जाएंगे तो साथ रहेंगे, नहीं भाई, यहाँ पे क्या होंगे कि इस जीन के एलील है वो इस जीन के एलील के साथ नए कॉम्बिनेशन है बना सकते हैं। लेकिन लिंकेज में क्या होगा, अगर ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट साथ में है तो अगले जनरेशन में जाएंगे तो भी क्या रहेंगे भाई, ये साथ में ही प्रेजेंट है रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई अपने जेनेटिक लिंकेज। सेग्रीगेशन का क्या हो जाएगा भाई, सेग्रीगेशन हो जाएगा भाई अपने जो गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरेशन पे, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो दोनों एलील है वो क्या होंगे भाई, डिफरेंट जो साइट है उस पर क्या करेंगे, मूव करेंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जब अपने हेटेरोजाइगस बनता है F1, उस हेटेरोजाइगस में गैमेट फॉर्मेशन जब होता है, और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो बोथ द एलील्स हैं वो क्या करेंगे, डिफरेंट साइड क्या करेंगे, मूव करेंगे, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपने भाई, सेग्रीगेशन। तो आपने इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर हो जाएगा अपने जेनेटिक लिंकेज, ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलते हैं सहलगनता। आगे चलिए भाई, अगला देखो, अच्छा क्वेश्चन है ब्रीडिंग मेथड से, सुनो, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज नॉट, भाई वही आ गया, बस ये नोट का लफड़ा बहुत बड़ा रहता है, नोट ये आ गया,
यूज्ड फॉर हैंडलिंग द सेग्रीगेटिंग जनरेशंस, कि भाई कौन सा मेथड है, क्या है, निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग वियोजित पीढ़ियों के प्रबंधन हेतु नहीं किया जाता। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि सेग्रीगेटिंग जनरेशंस होती कौन कौन सी है। ठीक है, सेग्रीगेटिंग जनरेशंस की मैं बात करूं जैसे F2, F3, F4, F5 है, मतलब F1 के बाद जितने भी जो जनरेशंस आते हैं उनको क्या बोल रहे हैं भाई अपने, सेग्रीगेटिंग जनरेशन। क्लियर बात है। अब क्या बोलता है कि हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेशन जनरेशन, इसका मतलब जो आगे अपने F2, F3 आ रही हैं, इनमें सिलेक्शन करके, मतलब इंडिविजुअली प्लांट सिलेक्शन कौन कौन से मेथड्स में नहीं करते, कहने का मतलब इस क्वेश्चन का यही है कि इंडिविजुअली प्लांट सिलेक्शन करता है, जैसे अपने अपने पे डिग्री हो गया, बैक क्रॉस हो गया, तो इनमें क्या करते हैं हम भाई, जैसे जो सेग्रीगेटिंग जनरेशंस हैं तो उन सेग्रीगेटेड जनरेशंस का अपन इंडिविजुअली प्लांट सिलेक्शन करते हैं। क्लियर बात है भाई। उन प्लांट सिलेक्शन करके अपन उनको अलग से हार्वेस्टिंग करेंगे और हार्वेस्टिंग करके अपन उनका अलग से सीड प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेशन के लिए यहां पे बैक क्रॉस भी यूज में लेते हैं, पेडिग्री भी यूज में लेते हैं, और थर्ड ऑप्शन क्या है अपना, फर्स्ट और सेकंड दो, तो ये भी नहीं होगा। मास सिलेक्शन में क्या करते हैं भाई, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन है, नहीं करते। यहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट्स को बल्क में हार्वेस्टिंग करते हैं, सीड लेते हैं और अगली जनरेशन वापस से ग्रो करते हैं। क्लियर है। और अगर एक चीज मैं बता दूं आपको, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं हो, मोर कॉमन पूछे कि विच वन ऑफ द मेथड दैट इज मोर कॉमन यूज्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेशन जनरेशन, तो क्या आ जाएगा भाई आपके मोस्टली पेडिग्री। और पेडिग्री एक चीज और पूछती है कि एंसेस्टर का रिकॉर्ड, एंसेस्टर्स का रिकॉर्ड कौन से मेथड में रखते हैं भाई अपने, पेडिग्री में। ठीक है। एक यहां से बैक क्रॉस को और पूछते हैं कि भाई किसी एक कैरेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, या फिर मैं बात करूं कि ओलिगोजेनिक कैरेक्टर या कुछ कैरेक्टर्स को, एक या दो कैरेक्टर्स को इंप्रूव करने के लिए कौन सा ब्रीडिंग मेथड काम में लेते हैं भाई, तो वहां पे आ जाएगा आपके बैक क्रॉस मेथड। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर है डी, मास सिलेक्शन। क्लियर है भाई। चलो अगला है भाई अपना जीओटी टेस्ट। सिंपल चीज है, सीट टेक में पढ़ते हैं। जीओटी को क्या बोलते हैं, ग्रो आउट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या है भाई ऑप्शन आपके, कि ग्रो आउट परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, के लिए किया जाता है। इसमें क्या आ जाएगा, फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी, ठीक है, जर्मिनेशन और वाइबिलिटी। तो देखो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, क्या आ जाएगा, जेनेटिक प्योरिटी। सबसे पहली बात बताऊं, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर कोई भी अपने पास सीड का लॉट है, उस सीड लॉट में जैसे मैं बात करूं स्टोन वगैरह है, ठीक है, या फिर वीड के सीड है, अगर इनके मिक्सचर्स को अपन रोकते हैं, ठीक है, इनके मिक्सचर्स नहीं होते, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपने, फिजिकल प्योरिटी। ठीक है। और जेनेटिक प्योरिटी का मतलब क्या होगा, अगर किसी सेम क्रॉप की अदर वैरायटी के जो सीड है उनके मिक्सिंग को अपन रोकेंगे, ठीक है, उनके मिक्सिंग से फ्री रहेगा जो अपना सीड लॉट है। किसके मिक्सिंग से भाई, कि सेम क्रॉप है लेकिन दूसरी वैरायटी के जो अपने सीड है उनकी मिक्सिंग से क्या रहेगा, फ्री रहेगा अगर लॉट, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपने, जेनेटिक प्योरिटी। और उसके लिए क्या करते हैं भाई अपने, जीओटी टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट। ठीक है। और वाइबिलिटी के लिए आपको पता ही है, मोस्ट कॉमन क्या करते हैं अपने भाई, टीजेड टेस्ट। क्लियर है भाई। चलो हाँ भाई, बहुत अच्छा है, जीन पूल से है। इन विच जीन पूल बायोलॉजिकल स्पीसीज कैन बी इंटरक्रॉस। अब सुनना भाई यहां से, अब यहां क्वेश्चन आया, कैन बी इंटरक्रॉस, इंटरक्रॉस करवाते ही हम, जो भी जीन पूल्स होते हैं तो उनमें इंटरक्रॉस करवाते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, इंटरक्रॉस इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, यही बात है भाई। ठीक है, इजीली क्या हो जाएगा अपने, इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। ध्यान रखना, एक चीज बता दूं आपको, तीन होते हैं जीन पूल, प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे प्राइमरी की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, सीधी सी एक चीज में बताऊं, सीधा याद रह जाएगा, आते हैं क्वेश्चन। तो सेकेंडरी में क्या होगा कि अपन इंटरक्रॉस तो करवाते हैं, ठीक है, इंटरक्रॉस करवाएंगे, लेकिन क्या होगा, सम डिफिकल्टीज, कुछ ना कुछ क्या आएंगे अपने पास, डिफिकल्टीज आएंगी। यहां पे क्या आएंगी, या तो होगा ही नहीं, होगा तो यहाँ पे क्या आएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज प्रोड्यूस होंगी अपने पास इंटरक्रॉस करवाने के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रहेंगी, मेजर डिफिकल्टीज रहेंगी इंटरक्रॉस करवाने के लिए। यहाँ पे क्या रहेंगी कि सम डिफिकल्टीज आएंगे अपने सामने इंटरक्रॉस करवाने के लिए, लेकिन हम इजीली आपस में विदाउट एनी प्रॉब्लम हम जो इंटरक्रॉस करवा सकते हैं वो किसमें होगा भाई, अपने प्राइमरी जीन पूल।
समझ में आ गया भाई? तीनों का याद रखना, पूछ लेते हैं कि भाई सम डिफिकल्टीज किस में आएंगे इंटरक्रॉस के ड्यूरेशन में, तो कौन सा अपना सेकेंडरी जीन पूल। अगर बात करता हूँ बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज या मेजर डिफिकल्टीज किस में आते हैं भाई अपने, तो कौन सा जाएगा अपने टर्सरी जीन पूल। और अगर मैं बात करूँ इंटरक्रॉस इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, ये रहा भाई सीधा सीधा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो क्या जाएगी। और ध्यान रखना विद फर्टिलिटी, और यहाँ पे क्या रहेंगे जो पूरी प्रोजेनी रहेगी वो क्या रहेगी, फर्टाइल रहेगी प्राइमरी जीन पूल में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट। क्या है भाई इसमें से, निम्न में से किस जीन पूल की जैविक प्रजातियों में संकरण आसान है। आसान का मतलब यहाँ पे कोई डिफिकल्टीज नहीं है, और यहाँ पे ना अपने पास स्ट्राइल को भी प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है, और संतान में बिना किसी उर्वरता की समस्या के लिए, उर्वरता का मतलब तो वही वहां पे स्ट्राइल नहीं होनी चाहिए, जो भी अपनी प्रोजेनी है वो कैसी होनी चाहिए भाई, फर्टाइल होनी चाहिए। तो वो कौन सा जीन पूल अपना भाई, प्राइमरी जीन पूल। आगे देखो, देखो विच अमोंग द फॉलोइंग मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इन पल्सेस। सुनो भाई, सारे अपने जो भी कृषि साथी हैं मेरे, मोस्ट ऑफ सारे के सारे कहां से होते हैं भाई, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे के सारे। जहां तक मैं सोचता हूं कि मोस्ट ऑफ जो भी होंगे अपने, वो अपने फार्मर फैमिली से बिलोंग करते होंगे, सबने कहीं ना कहीं अपने फार्मिंग की होगी, ठीक है, या फिर अपने क्रॉप का प्रोडक्शन किया होगा या देखा होगा। तो अपनी जो ब्रीडिंग मेथड है, किसके पूछ रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रीडिंग मेथड किसके लिए, पल्सेज के लिए। किसके लिए बात हो रही है भाई यहाँ पे, पल्सेज के लिए, ठीक है। तो पल्सेज का देखना है सबसे पहले अपन को। एक बात मैं बता दूं आपको कि एक तो सीधा क्वेश्चन आता है कि द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, मतलब प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान रखना, प्लांट ब्रीडिंग का प्राइम ऑब्जेक्टिव हाई यील्डिंग, ठीक है। भाई मेन चीज तो यही है ना कि यार अपन को फार्मर्स को कोई भी क्रॉप हो ज्यादा कुछ चीजें नहीं जानता, वो तो क्या समझता है भाई मेरा प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ब्रीडर है वो कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप करे कि क्या होगा, उसके जो भी प्रोडक्शन है वो क्या हो, हाई हो। और हाई प्रोडक्शन का सबसे जो बेस्ट चीज है, प्राइम ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है भाई, क्या होगा अपने पास है, हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है। एक ब्रीडर के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि फार्मर्स की मैं जो नीड है उसको फुलफिल करूं, और उसको फुलफिल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा भाई, हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करनी पड़ेगी, ये तो क्या उसका ब्रीडिंग का प्राइम ऑब्जेक्टिव। लेकिन अपने पास यहां पे अलग से दे रखी है अपने पास पल्सेज। तो देखो एक चीज आपने देखी होगी, पल्सेज, ठीक है, मैं यहां से देख के बताता हूं, फ्लोरिंग सिंक्राइनाइजेशन, मतलब ब्रीडिंग आपने पल्सेज में देखा होगा कि ये जो फ्लोरिंग है, या फिर यहाँ पे कई बार आ जाते हैं सिंक्राइनाइजेशन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब भाई फ्लोवर आ गए, ठीक, अपना रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू हो गई, उसके बाद सीड प्रोडक्शन बनना शुरू हो गया। तो जो पल्सेज है भाई उसमें क्या होगा कि डिफरेंट टाइप की होती है। डिफरेंट टाइप का मतलब भाई कहीं पे पेजेस में तो यहाँ पे मैच्योरिटी आ गई, फ्लोरिंग आ गया, या फिर कहीं पे वहां अब आ रही है, तो मतलब डिफरेंट टाइप पे क्रॉप की होगी मैच्योर होगी, या फिर डिफरेंट टाइप पे क्या होगी, फ्लोवर आएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप में फ्लोवर आएंगे, तो एक बात बता दोस्त कि डिफरेंट टाइप आ रहे तो क्या हमको उनको एक साथ हार्वेस्टिंग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना भाई। और नहीं कर सकते तो मतलब यार डिफिकल्टीज रहेगी, या फिर कॉस्ट ज्यादा आएगी, किसकी लेबर की कॉस्ट ज्यादा आएगी, कि अपन एक ही फील्ड में 2 या 3 बार हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीसेज में मैच्योरिटी आ रही है, एक साथ मैच्योरिटी नहीं आ रही। तो वो क्या होती है, उसको करने के लिए अगर कोई भी पूरी क्रॉप है उसमें एक साथ मैच्योरिटी डेवलप होगी, और वो मेजरली किसमें होती है भाई, पल्सेज में प्रॉब्लम होती है कि एक साथ मैच्योर पूरी क्रॉप है नहीं होती, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्राइम ऑब्जेक्टिव पल्सेज के लिए फ्लोरिंग सिंक्रोनाइजेशन, मतलब एक साथ फ्लोरिंग आना पूरी क्रॉप में, कि हम ऐसे कुछ भी वैरायटी डेवलप करें कि उन वैरायटियों में फ्लोरिंग जो या फिर मैच्योरिटी है सिंक्रोनाइजेशन हो, मतलब एक साथ फ्लोरिंग आए। दूसरी क्या है भाई, नॉन शेटरिंग। एक प्रॉब्लम और होती है पल्सेज में, सभी साथियों ने देखी होगी कि जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम पे उनमें क्या है कि शेटरिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। शेटरिंग का प्रॉब्लम का मतलब मैच्योर हो गई पोड, और मैच्योर होने के बाद वही फील्ड में क्या होगी, झड़ जाएगी। झड़ जाएगी तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे फील्ड में जाके उनको हैंडलिंग कर सके, उनको उठा सके, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम होगी। तो इन दोनों को कंट्रोल करना, या फिर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव पल्सेज के लिए क्या हो जाएगा भाई, फ्लोरिंग सिंक्रोनाइजेशन, अपने को स्पेसीज तैयार करना है, वैरायटी तैयार करना, और दूसरी कैसी वैरायटी तैयार करना अपने, नॉन शेटरिंग, मतलब उसमें शेटरिंग की प्रॉब्लम है नहीं हो। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपके बोथ 2 और 3। क्लियर बात है भाई। अब मैं सभी साथियों को एक खुशखबरी और देना चाहूंगा, जो कि अपेक्स परिवार पूरे कृषि योद्धाओं को देना चाहता है इस दीपावली के महापावन पर्व पर। दीपावली महाबचतों पर, जी हाँ, जो अपेक्स स्टडीज ने यहाँ के सभी कोर्सेज पे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो,
सभी पे 90% तक का डिस्काउंट है। और यहां पे जो बेसिकली मेंशन किया गया है ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ ऑफलाइन कोर्सेज पे भी डिस्काउंट है, वो आप इंस्टीट्यूट आकर विजिट कर सकते हैं। बाकी जो अपने ऑनलाइन कोर्सेज हैं जैसे कि कृषि अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारी, वो अभी आपको कब तक वैलिड रहेंगे भाई? 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक वैलिड रहेंगे। और इन कोर्सों की प्राइजेस क्या रहेगी भाई? जैसे बात करता हूं मैं कृषि अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारी की जो प्राइस रहेगी 3,970। और उसी के साथ कृषि अनुसंधान अधिकारी और सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी जो कि अभी पोस्टें दी गई हैं आरपीएससी के द्वारा, और ये स्पेशली सोइल की है, और इसकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी अपने 2,970 रुपए की। उसके बाद जो पूरे इंडिया का अपेक्स स्टडीज का सबसे बड़ा बैच चलता है प्री पीजी का, ठीक है, जो प्री पीजी 2025 का जो बैच अपना ऑनलाइन, उसकी जो प्राइस रहने वाली है वो रहेगी आपके 3,970। और जी हाँ, गौर करिए आप, सोइल साइंस आईसीआर जेआरएफ नेट 2025, हाँ, अपेक्स स्टडीज ने पहले ही बैच में पूरे भारत में प्रथम रैंक लगा दी। और ये एक इतिहास रच दिया अपने आप में कि वो अपेक्स स्टडीज के सामने जो चैलेंज होता है ना, उसका खुद का ही पिछला रिकॉर्ड होता है। और अब कुछ चैलेंज नया रहेगा, तो जी हाँ, बहुत ही शानदार बैच रहने वाला है सोइल साइंस आईसीआर जेआरएफ का। और उसकी भी प्राइस क्या रहेगी आपके पास? 3,970। और जेट सीयूटी 2025 जो अपने अलग अलग मीडियम की अलग अलग क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस रहती हैं। जैसे अपने हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम की जो प्राइस रहने वाली है वो रहेगी 1,970। और वहीं इंग्लिश मीडियम जेट की मैं बात करूं तो उसकी प्राइस रहेगी भैया आपके पास 2,570। और हाँ, ये दोनों बैचेस लाइव चलते हैं बिल्कुल जेट के, ऐसे नहीं है कोई आपको रिकॉर्डेड रहेंगे, बिल्कुल लाइव बैच रहेंगे और सेपरेट मीडियम के रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश को साथ में पढ़ाया जाएगा, नहीं, हिंदी के बैच अलग है, इंग्लिश के बैच अलग है। जी हाँ, उसी के साथ कृषि पर्यवेक्षक, इसके भी 2,170 रुपए प्राइस है। और स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चर के जो अपने स्कूल लेक्चरर की पोस्ट हैं वो हालांकि अभी नहीं मेंशन की गई है, क्योंकि अपना जो संशोधन होना है नियम में कि वो 3 सब्जेक्ट का है या सभी सब्जेक्ट का है, वो एक अटक रहा था, तो वो अभी उसका संशोधन होगा। उसके बाद डेफिनेटली एग्रीकल्चर लेक्चरर की पोस्टें आएंगी और उसके जो कोर्स की प्राइस रहेगी वो रहेगी भाई अपने 3,970। तो ये सभी उन्हीं स्टूडेंट के लिए हैं जो कहीं ना कहीं मतलब अपने पैसों की प्रॉब्लम से या फिर अपने बात करूं मैं इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से इन कोर्सेज को परचेज नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाँ, अब जो 27 अक्टूबर से और 4 नवंबर तक के बीच में अपेक्स स्टडीज ने शानदार दिवाली गिफ्ट दिया है सभी कृषि योद्धाओं को, ठीक है। तो ये सूचना आप सभी के लिए जरूरी थी, ठीक है। अब अपने वापस अपने पेपर पे आते हैं। देखो, तो यहां तक अपने देख लिया था कि जो पल्सेज हैं उसमें इंपॉर्टेंट जो ब्रीडिंग मेथड है वो क्या था भाई? अपने दोनों देखे थे, अपना फ्लोरिंग, सिंक्रायोनाइजेशन और नॉन शैटरिंग। इसका आंसर हो जाएगा आपके डी, ठीक है। 18th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके डी। चलो 19 क्वेश्चन की बात करें, विच सिलेक्शन फेवर ऑप्टिमल फिनोटाइप। एक मिनट, यहां तक क्वेश्चन की लाइनें पढ़ना। देखो, विच सिलेक्शन फेवर, किसको फेवर कर रहा है भाई? पहली बात तो ये देख लो, किसको फेवर कर रहा है? ऑप्टिमल फिनोटाइप। किसको कर रहा है भाई? ऑप्टिमल फिनोटाइप को। अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू द मीन ऑफ द एक्सप्रेस्ड वेरिएशन, मतलब किसके अप्रोक्सीमेटली रहेगा? जो मीन ऑफ एक्सप्रेस्ड वेरिएशन, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक, और रेस्पोंडेंट टू सिलेक्शन। तो देखो भाई, ये सभी जो है सिलेक्शन के, ये सभी नेचुरल सिलेक्शन के मेथड, इनकी मैं बात करता हूं आपको। नेचुरल सिलेक्शन के मेथड एक बार समझते हैं भाई। देखो, ध्यान रखना, जो ऑप्टिमल फिनोटाइप दिया गया है ना, ये ऑप्टिमल फिनोटाइप का मतलब इंटरमीडिएट फिनोटाइप। इंटरमीडिएट का फिर मतलब है भाई कि देखो, 2 फिनोटाइप है, वो अपने क्या है भाई? अल्टीमेट फिनोटाइप है, ठीक है। वो अल्टीमेट फिनोटाइप है और उनके क्रॉस से जो उनका बीच का जो फिनोटाइप आता है, जैसे कि मैं सीधे से एक एग्जांपल से बात करता हूं। जैसे ये क्या अपने रेड फ्लावर है, ठीक है, ये क्या अपने भाई? व्हाइट फ्लावर है। तो ये तो क्या होगा भाई? अपने अल्टीमेट फिनोटाइप, ठीक है। और जो इनका जो इंटरमीडिएट होगा ना, वो क्या होगा भाई? ये वाला। क्लियर बात है भाई, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो सिलेक्शन मेथड है, तीनों के तीनों कैसे हैं भाई? नेचुरल सिलेक्शन के मेथड है। और नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है भाई? देखो, सबसे पहले अपन जो ब्रीडिंग का, और ब्रीडिंग जो प्रोग्राम में ध्यान रखना भाई, एक बात सुनना मेरी, इस क्वेश्चन पाने से पहले, जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है ना भाई,
उसकी यूटिलिटी या फिर उसकी सक्सेस या अनसक्सेस, ध्यान रखना भाई, किस पे डिपेंड होती है? सिलेक्शन पे। किस पे डिपेंड होती है भाई? सिलेक्शन पे। सीधी सी बात मान के चलो भाई, अपने पास ऐसी चीज का अगर चुनाव करेंगे, सीधी सी बात है, अगर हमने कोई गलत फिनोटाइप ही चूज कर ली है, फिर गलत लाइन ही चूज कर ली, तो क्या हम उस गोल को अल्टीमेटली क्रॉस कर पाएंगे जो हमारा है? नहीं। उसके लिए जैसे कि मैं कोई भी है ब्रीडिंग मेथड में किसी मतलब कोई एक प्राइम ऑब्जेक्टिव के लिए मैं चलाना चाह रहा हूं, या फिर मैं हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करना चाह रहा हूं, तो वहां पे अगर मैंने कुछ ऐसी लाइनें सेलेक्ट कर ली कि भाई वो जो डिजीज ससेप्टेबल है या फिर वो ड्रॉट टॉलरेंस है, सेंसिटिव है ड्रॉट के लिए, ठीक है, तो क्या मैं हाई यील्डिंग अचीव कर सकता हूं क्या? जी नहीं। उसके लिए मेरे को क्या होना पड़ेगा? जब जो सिलेक्शन का मेथड आएगा, जैसे ब्रीडिंग मेथड की मैं बात करूं, जो ब्रीडिंग अप्रोचेज है, एक्टिविटीज है, क्या करते हैं भाई? सबसे पहले वेरिएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, वेरिएशन अलग अलग तरीके से अपन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये सारे प्रोसेस चलती है। जो अपना सिलेक्शन वाला स्टेप आता है ना भाई, वो मोर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अच्छे सुपीरियर प्लांट्स को सिलेक्शन करके हम आगे लेके जाएंगे और उनसे क्या करेंगे भाई? हम अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम उसको सक्सेस करेंगे। तो ये जो तो तीन है भाई, ये है नेचुरल सिलेक्शन के। अब बोले यार नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है? देखो, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब तो हम खुद फील्ड में जाके देखेंगे भाई, फिनोटिपिक बेस पे हम मोस्टली सिलेक्शन करते हैं जो आर्टिफिशियल होता है। कि भाई हम देख के प्लांट्स को पता लगा लेंगे भाई ये प्लांट सुपीरियर है, या फिर मतलब इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी है, इंसेक्ट डिजीज का कोई ज्यादा प्रकोप नहीं है, फिर अटैक नहीं है, तो हम उनका क्या कर लेंगे भाई? चुनाव या सिलेक्शन कर लेंगे। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन की मैं बात करूं तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब मान के चलो कि ये मेरा फील्ड है और ये तीन टाइप के यहाँ पे अपने पास जीनोटाइप वाले प्लांट्स है, ग्रो रखे, ठीक है, इस फील्ड में। अब ध्यान रखना कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा? मान के चलो भाई अपने पास सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। और सूखे पड़ते टाइम मान के चलो कि भाई आप या तो ये वाला जीनोटाइप क्या कर जाए? सर्वाइव कर जाए, मतलब इस जीनोटाइप के जो भी प्लांट है वो क्या कर जाए? सर्वाइव कर जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि भाई ये दोनों नहीं करें और ये कर जाए, या फिर हो सकता है भाई ये वाला सर्वाइव कर जाए और ये दोनों नहीं करें, ठीक है। या फिर हो सकता है कि भाई ये वाला सर्वाइव कर जाए और ये दोनों नहीं करे। मतलब कहने का मतलब ये है भाई, नेचुरली अगर कोई चीजें अकर हो रही है, प्रेजेंट हो रही है, और वहां पे अगर कोई से जीनोटाइप वाला जो प्लांट्स है वो सर्वाइव कर जाए और बाकी के सर्वाइव नहीं कर पाए, तो इसमें कोई हमारा रोल है क्या? नहीं। तो जैसे मान के चलो कि भाई अगर ड्रॉट पड़ रहा है, सूखा आ गया फील्ड पे, ठीक है, तो ये वाला जीनोटाइप है ये क्या कर गया? सर्वाइव कर गया, और ये अपनी लाइफ साइकिल सर्वाइव नहीं कर पाई, या फिर क्या हो गए? डाई हो गए, ठीक। तो अब इसको सिलेक्शन किसको हुआ है भाई? इस फिनोटाइप को हुआ या फिर इस जीनोटाइप का हुआ है। तो यहाँ पे क्या हमारा कोई रोल है क्या? नहीं है ना। तो ये किसने सिलेक्शन किया भाई? नेचर। तो इस टाइप से जो सिलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? अपने नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन पाते हैं, सीधी सी बात है, ये लाइन पढ़ लो, फेवर ऑप्टिमल फिनोटाइप। मतलब किसको फिनोटाइप कर रहा है भाई? ऐसा कौन सा सिलेक्शन है जो किसको फेवर कर रहा है भाई? ऑप्टिमल फिनोटाइप को। और ऑप्टिमल फिनोटाइप का मतलब होता है, मैं बताता हूं भाई आपको, इंटरमीडिएट फिनोटाइप। इंटरमीडिएट का मतलब दो तो भाई अपने अल्टीमेट फिनोटाइप है, ये इनका क्या है भाई? इंटरमीडिएट फिनोटाइप। सुनना, अब देखो इसको, जैसे कि मैं बनाता हूं भाई, ये अपने पास तीन है, ये तो हो गया अपने अल्टीमेट फिनोटाइप, ठीक है, ये हो गया अपने पास इंटरमीडिएट फिनोटाइप, ठीक है। अब इनकी जो नेचुरल पॉपुलेशन थी ना, जैसे नेचुरल पॉपुलेशन की बात करूं मैं, मान के चलो कि तीनों की ये सेम थी, ये इनकी क्या थी भाई? नेचुरल फील्ड में पॉपुलेशन, ठीक है। ये भाई मैंने तीनों जीनोटाइप बता दिया, और इन तीनों जीनोटाइपों को चलो मैं अलग से मेंशन कर देता हूं, ये क्या थी? इनकी पॉपुलेशन थी नेचुरली, ठीक है। अब नेचुरली पॉपुलेशन थी तो कुछ ऐसा इवेंट हुआ जहां पे इनका क्या हुआ भाई? सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन पे क्या हुआ भाई? ये तो क्या हो गए और ये, मतलब यहां पे जो इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब आगे जो ग्रो होके आगे कौन बढ़े हैं। और देखो ये ओरिजिनल से नीचे गए कि नहीं गए? यहां तक इनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी ना, यहां तक सबकी तीनों की इक्वल थी। अब तीनों की इक्वल में से देखो देखो इस वाले जीनोटाइप के नीचे आई कि नहीं आई, है ना, इस वाले जीनोटाइप के भी नीचे आई कि नहीं आई इससे, लेकिन इस वाला जो जीनोटाइप है इसकी नेचुरल से जो ऊपर गई कि नहीं गई भाई? तो यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है, कौन से फिनोटाइप को फेवर किया है भाई नेचर ने? यहाँ पे क्या है? विच सिलेक्शन फेवर ऑप्टिमल फिनोटाइप। मतलब नेचर ने कौन से वाले जीनोटाइप को फेवर किया भाई? ऑप्टिमल फिनोटाइप को, या फिर ऑप्टिमल जीनोटाइप को। और ऑप्टिमल किसको बोल रहे हैं? जो इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई? अपने स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन किसे कहेंगे?
कि ऐसा सिलेक्शन जिसमें बाय नेचर इंटरमीडिएट फिनोटाइप को क्या करे भाई, फेवर करे। किसको फेवर करे, इंटरमीडिएट या ऑप्टिमल जो फिनोटाइप है उसको अगर फेवर करता है नेचर, तो उस टाइप के सिलेक्शन को क्या बोलते हैं भाई, अपने स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ज्यादा कुछ भी नहीं है भाई, सीधा से याद रखना, सीधे शब्दों में, साफ शब्दों में बता देता हूं। अगर नेचर इंटरमीडिएट फिनोटाइप है उसको क्या करता हूं, फेवर करता हूं। फेवर का मतलब भाई जो बाकी के फिनोटाइप है वो तो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, और जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप है वो क्या हो जाए, अच्छे से ग्रो हो जाए। तो यहाँ पे नेचर ने किसको फेवर किया भाई, इंटरमीडिएट फिनोटाइप। तो इस टाइप के जो सिलेक्शन उसको क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो इसको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने भाई स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और इन दोनों का मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जैसे डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होगा, डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा फेवर ऑफ वन अल्टीमेट फिनोटाइप। अगर देखो ये ग्राफ बनाता हूं मैं दूसरा, ये तो अपना हो गया स्टेबलाइजिंग, जो रेड कलर से मेंशन है ये क्या है भाई, स्टेबलाइजिंग। ठीक है, अब जैसे दूसरा ग्राफ बनाओ ना भाई, देखना दूसरा ग्राफ क्या होगा, ये इनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है ना। अब ओरिजिनल पॉपुलेशन में क्या होगा, अगर कोई भी ये क्या करेगा, वन एक्सट्रीम फिनोटाइप को क्या करेगा, फेवर, एक्सट्रीम या अल्टीमेट। ठीक है, अल्टीमेट फिनोटाइप है जिनको हम एक्सट्रीम फिनोटाइप भी बोल सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहां क्या करेगा, देखो किसी एक एक्सट्रीम फिनोटाइप कौन कौन से अपने भाई, जैसे होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्लियर बात है, सुनना ध्यान से भाई। अगर एक्सट्रीम फिनोटाइप अपने पास दो टाइप के हैं, इंटरमीडिएट फिनोटाइप है एक टाइप का, तो अगर इंटरमीडिएट फिनोटाइप को फेवर करे तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अगर दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप में से अगर किसी एक एक्सट्रीम फिनोटाइप को नेचर क्या करे, फेवर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्शनल है सिलेक्शन। ये क्या हो जाएगा भाई अपने डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्लियर बात है। और अगर बात करूं, अगर नेचर, अब तीसरा ग्राफ देखना भाई। ठीक है, पहला ग्राफ जिसमें ओनली इंटरमीडिएट फिनोटाइप को क्या किया, फेवर किया। दूसरा ग्राफ जिसमें केवल एक एक्सट्रीम फिनोटाइप को क्या किया, नेचर ने फेवर किया। ठीक है, और तीसरा ग्राफ क्या बनेगा, उसमें दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप है उनको क्या करेगा, फेवर करेगा, और जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप है उसको फेवर है नहीं करेगा। तो जो ब्लू कलर से मैंने मेंशन किया है, यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ये डिसरिप्टिव सिलेक्शन। डिसरिप्टिव सिलेक्शन का मतलब अगर नेचर दोनों के दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप को क्या कर रहा हो भाई, फेवर कर रहा हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, डिसरिप्टिव सिलेक्शन। समझ में आ गया भाई, तीन चीजें फिर एक बार सीधा से बता देता हूं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इंटरमीडिएट फिनोटाइप को फेवर करेगा, डायरेक्शनल सिलेक्शन किसी एक एक्सट्रीम फिनोटाइप को क्या करेगा, फेवर करेगा। और अगर डिसरप्टिव सिलेक्शन की बात करूं तो मैं दोनों के दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप को अगर नेचर फेवर करता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्लियर है, चलो अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर द बेटर पेरेंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, देखो वही अपने हेटेरोसिस का पार्ट है। अभी थोड़ी देर पहले अपने चर्चा की थी, मैंने कहा था वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं भाई, ऐसा कोई स्पेशल नहीं आता कहीं से, वही चीजें। अभी अपन ने हेटेरोसिस की बात की थी, हेटेरोसिस में क्या बोल रहे थे अपन, सुपीरियरिटी ऑफ F1 एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स के कंपेयर में अगर जो F1 जनरेशन है वो क्या भाई, सुपीरियर है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई अपने, हेटेरोसिस। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या पूछा है भाई, ध्यान रखना कि सुपीरियरिटी ऑफ F1, ध्यान से पढ़ना, क्या भाई सुपीरियरिटी ऑफ F1, F1 सुपीरियर है किससे, ओवर द बेटर पेरेंट्स, ओवर द बेटर पेरेंट्स। अगर F1 है वो बेटर पेरेंट्स से क्या है भाई, सुपीरियर है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई अपने, सुनो देखो, हेटेरोबैल्टोसिस। क्या बोलेंगे रे, हेटेरोबैल्टोसिस। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई बेटर पेरेंट्स क्या है, बेटर पेरेंट्स का मतलब सुनो सीधा सीधा, देखो अगर बेटर पेरेंट्स से सुपीरियर ही है F1, तो ये तो सीधी सी बात है कि जो दूसरा पेरेंट्स उससे भी सुपीरियर ही होगा। ठीक है, बेटर का मतलब अपने पास दो पेरेंट्स हैं, मेल और फीमेल। जैसे कि मान के चलो मेल है वो इल्ड कर रहा है भाई 100 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है, और फीमेल है उसकी इल्ड है भाई अपने पास मान के चलो कि 80 क्विंटल पर हेक्टेयर। एज अपन इल्ड के बेसिस पे देख रहे हैं, तो अब इनमें से बेटर कौन से पेरेंट्स हो गए भाई, मेल या फीमेल, डेफिनेटली मेल होगा। क्यों, अपन इल्ड के बेसिस पे देख रहे हैं और इल्ड किसकी ज्यादा हो रही है यहाँ पे, मेल की ज्यादा हो रही, तो मेल भी क्या हो गया अपना, बेटर पेरेंट हो गया। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि F1 क्या होगा कि बेटर पेरेंट से भी क्या होगा, सुपीरियर होगा। इसका मतलब जो F1 आएगा उसकी इल्ड बेटर पेरेंट से भी क्या रहनी चाहिए भाई, ज्यादा रहेगी, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपने, हेटेरोबैल्टोसिस।